नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और आईएएस ऑफिसर, समाज सेवक, आला अधिकारी शामिल हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जो सनातन धर्म के प्रचार में रात दिन एक किए हुए हैं और किस तरह से भारत हिंदू राष्ट्र जो है बन जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे मैं देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करूंगा। उनका नाम है मदन लाल गुप्ता जी। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं आपको जो है पहला सवाल कि आप अभी क्या कर रहे हैं और किस हैसियत में हैं जिससे सनातन धर्म का स्थापना हो पूरे देश में और हिंदू राष्ट्र देश बने। अपना पूरा परिचय दे जनता को पहले। जी आदरणीय, मैं मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। इस वक्त हम 3 साल से हिंदू राष्ट्र बनाने के मुहिम एक संकल्प लेके निकले हुए हैं। आपने पीछे देखा होगा कि बागेश्वर धाम, काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, जितने भी हमारे धाम हैं, जितने भी हमारे महंत हैं, सभी लोगों ने एक सुर में हिंदू राष्ट्र की मांग स्टार्ट किया है। ये शुरुआत हमने 2 साल पहले हिंदू राष्ट्र सिग्नेचर अभियान के तहत चलाया था कि 10 करोड़ सिग्नेचर का हमारा लक्ष्य था कि 10 करोड़ सिग्नेचर करवा करके हम मोदी जी को रामलीला ग्राउंड में सौंपेंगे। तो मोदी जी और इन सरकार को समय ना मिल पाने के कारण पार्ट 2 में हम दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं। 10 करोड़ के ऊपर सिग्नेचर का लक्ष्य है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा स्वप्न है। सवाल, मान्यवर मदन लाल गुप्ता जी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को ऐसे जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों को मिलने का समय अमित शाह, मोदी, योगी दे देते हैं, लेकिन आप जैसे कर्मठ लोग जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हैं और इतने लोगों के सिग्नेचर किए हैं, उनके सिग्नेचर किए हुए कागज लेने का इन मंत्रियों महानुभावों को वक्त नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, जो घर का मुखिया होता है उसे पूरा घर देखना होता है। पहले रोजी रोजगार का इंतजाम करना पड़ता है, बाद में घर के झगड़ों को सुलझाना है। लेकिन जो घर के बच्चे होते हैं उन्हें कम ज्ञान होता है। वो चाहते हैं कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं मेरी सुनवाई आज ही कर दें। तो हो सकता है मोदी जी के पास, सरकार के पास इससे भी बड़े बड़े काम हो। हमारी पेट भरने के लिए, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने के लिए, तो हो सकता है उन्हें समय नहीं मिला। उसका हमें कोई खेद नहीं है। जिस टाइम उन पे समय होगा वो हमें समय देंगे और हम उनके सामने अपने 10 करोड़ सिग्नेचर को लेकर के उपस्थित हो जाएंगे और उन्हें जो अच्छा लगेगा उस पर वो संज्ञान देंगे। मोदी जी, शाह जी, योगी जी और देश के कर्णधार लोगों को राम राज्य की स्थापना करने में सहयोग करने वालों के लिए समय नहीं है और ऊल जलूल उद्योगपतियों, दलालों, उठाईगिरों के लिए समय मिल जाता है। इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले जो घर का मुखिया होता है उस पर ध्यान देता है कि जो उसके घर को कमा के ढंग से देता हो। तो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं ये जितना मजबूत होंगे उतना मेरा देश मजबूत होगा। यूएसए को आपने देखा होगा, दुनिया में सबसे टॉप नंबर पे अमेरिका आता है। क्यों आता है? कि दुनिया में टॉप नंबर के उसके उद्योगपति हैं और हमारे उद्योगपति पिछड़ जाते हैं। कारण क्या है कि हिंदुस्तान ने जो 1000 साल की गुलामी में जिया है उसे ये हजम ही नहीं होता कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, हम जहाज बना सकते हैं, हम दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो आज मोदी जी पहले विश्व गुरु जो बनना है उसके रास्ते में रुकावटों को समाप्त कर रहे हैं और उसके बाद घर के इस हालात को देखेंगे। मोदी जी ने कौन कौन सी रुकावटें जो है अभी तक विश्व गुरु बनने के रास्ते में आ रही हैं उनको हटा दिया है? चाइना जो हमारे घर के अंदर घुस करके हमारे रोजगार को खत्म कर चुका था, धीमे धीमे हम चाइना का बहिष्कृत करके उन कंपनियों को अपने देश में बुला रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा, अडानी बंधु ने जब तक हिंदुस्तान के
ये क्या बोलते हैं, पानी उद्योग का जो जहाज, ये क्या कहते हैं उसे, जहाँ जहाज खड़े होते हैं पानी के, बंदरगाह। बंदरगाह खरीदे। जब तक किसी को, हिंदुस्तानियों को दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इन्होंने श्रीलंका विदेशों में खरीदना स्टार्ट किया, जहां चाइना की मोनोपोली थी, तो चाइना ने उस मोनोपोली को दुख हुआ कि अगर से ये चौपट हो जाएगा, तो उसने घर के रेडियो को कुछ धन दे करके मेरे देश के उद्योगपतियों पर सवाल खड़ा करने के लिए पैसा दिया, और आज वही सवाल खड़ा करके मेरे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं जो घर के गद्दार हैं। आपने कहा घर के गद्दार गोली मारो, तो जो घर के गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन्हें माला नहीं पहना सकता। मैं तो उन्हें उसी शब्द से संबोधित करूंगा जिस शब्द से आपने शुरुआत की। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब आप ये बताइए कि ये देश का गद्दार कौन है और देश का वफादार कौन है, इसका फैसला कैसे होगा? हाँ, इसका फैसला हमने, हमारी भगवान आप दी है, दिमाग, सर में दिमाग दी है। जब हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि मेरे घर में घुसे हुए गद्दार कौन है। मैं बताता हूँ आपको, अभी आपने देखा होगा कि एक मोहब्बत की दुकान खोली गई। वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिनके राज्य में, देश में दंगा होता था, महीनों महीनों तक लोगों का कत्ले आम होता था। एक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई लाख सदारों का नरसंहार कर दिया जाता है। उसी तरह आज देश के आपने देखा होगा, जब ये चाइना से हमारा युद्ध की परिस्थितियां पैदा हो गई थी, हमारी सेना आमने सामने डटी हुई थी, तो एक पार्टी की जो चेयरपर्सन थी, वो चाइना की बेडरूम तो नहीं कहना चाहिए, उनके घर में रात को 2 बजे 11 बजे छुप के, देश की खुफिया पुलिस से छुप के, सरकार से छुप के क्या करने गई थी? कौन सा MOU साइन हो रहा था? वहां केवल यही MOU साइन हो रहा था कि देखिए मोदी जी देश को बहुत मजबूत बना देंगे, तो आप अभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र करना है, देश के खिलाफ एक षड्यंत्र करना है। तो देशद्रोह के मामले में उस चेयरपर्सन महिला को तिहाड़ में क्यों नहीं भेजा आपकी सरकार ने? बिल्कुल जी, कई दफा हमारे घर में ऐसा बच्चा उद्दंड हो जाता है जो अपने घर में 10-20 बदमाशों को, लुच्चों को, लफंगों को इकट्ठा करके संगठित कर देता है। तो बाप को भी लगता है कि पहले इसको सुधारने की प्रयास किया जाए, इसे समझाने की प्रयास किया जाए, क्योंकि जब हम इसे सजा देंगे तो ये मेरा छत तोड़ देगा, मेरी गाड़ी तोड़ देगा, मेरा घर तोड़ देगा। तो उसके लिए पहले उसे समझाया जा रहा है, फिर उसके लिए अपने घर में ही अपने बच्चों को सक्षम किया जा रहा है कि अगर से ये हमला अपने घर पे करता है तो इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो आज मोदी जी उसी मिशन में लगे हुए हैं। कितना समय लगेगा इस महिला को जो सुधारने में? भाई 700-800 सालों का जो गंध है वो 2, 4, 5 साल में नहीं समाप्त होता। आप देखिए, एक 5 साल की बिल्डिंग बनाने में 2 साल लगता है। ये तो पूरा देश है। इस देश में जो घुन लग गए हैं, उस घुन, वो जो कीड़े लग गए हैं, उसमें दवाइयां डालनी है। वो दवाइयां पड़ गई है, वो कीड़े बिलबिला के निकल रहे हैं। आज नहीं तो कल वो समाप्त हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र जो हिंदुस्तान है, जो सोने की चिड़िया है, पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगी और आने वाला मेरा भविष्य उज्जवल है। जैसे कहते हैं ना कुटुंब, तो हमारा पूरा देश कुटुंब है और हम उसके मुखिया बनेंगे, ये मेरा 100% यकीन है। माननीय मदन लाल गुप्ता साहब, आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। देश की समझदार जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को 9 साल का वक्त दे दिया, 10वें साल में प्रवेश कर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे सबको दिए 60 साल, हमको दो 5 साल, 5 की जगह 10 मिल गए। सुन लीजिए सवाल, 10 मिल गए, अब कितना समय और चाहिए है इन बिलबिलाते हुए कीड़ों को मारने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है, कितना समय चाहिए? 10 साल में मोदी जी के 3 जो मैन
प्रोग्राम थे राम जन्मभूमि, जी। उसे बनना स्टार्ट हो गया। पहली बात, कश्मीर से धारा 370 हटा करके जी। जो मेरे वाल्मीकि भाइयों का जी। पंडितों को तो मार के भगा दिया था, जी। बनियों को मार के भगा दिया था, जी। और बाकी सभी हिंदुओं को मार के भगा दिया गया था। जी। सिर्फ मेरे वाल्मीकि भाइयों को टट्टी साफ करने के लिए, पेशाब साफ करने के लिए जबकि बंधक बना के कश्मीर में रखा हुआ था। जी। तो आज उनको आजादी मिल गई। जी। वो इतने ही पड़ जाते थे, लेकिन जी। तो अब आप क्या कहेंगे इस पे? कितना समय चाहिए होगा? भाषण नहीं चाहिए, आंसर चाहिए। हेलो, मान्यवर, आंसर चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। हेलो जी, भाषण नहीं, आंसर बताइए, कितना समय और चाहिए? भाई, समय की कोई सीमा में बना हुआ नहीं होता। भगवान राम को पता नहीं कितने साल लग गए, 14 साल। कृष्ण को पता नहीं कितने साल, पता नहीं 14 साल नहीं जी, कई 100 साल लग गए। अच्छा, वो तो मोदी 14 जी को साल कितने 100 साल है। चाहिए? जब तक मेरा जीवन है, जब तक उनका जीवन है। ये सृष्टि है जो चलायमान है, इसको चलने में हमेशा समय चाहिए होता है। अरे समस्या के समाधान में बताओ यार, घुमाओ ना गुप्ता जी। समस्या के समाधान में कितना समय चाहिए मोदी जी को? देखिए जी, किसी समस्या समय निर्भर है भाई। हेलो, जिस दिन पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो जाएगा। यार ये आप लोग तो निकालने जाते हैं, कुछ लोग सड़कों पर झंडा लेके उनको मारो, सालों को उनको मारो। जैसे ही अभी आपने देखा एक विदेश के अंदर एक लड़के को गोली लगी और उसके बदले में कई हजार आदमी मार दिए गए, हजारों गाड़ियां फूंक दी गई, हजारों। तो उसके लिए अभी हम मजबूत कर रहे हैं। अभी आपने देखा 5 साल के लिए फौजी भर्ती किए गए। क्यों? क्योंकि हम मजबूत तो हों, क्योंकि विदेशों से पैसा लेकर के, विदेशों से हथियार लेकर के, विदेशों से विचारधारा लेकर के मेरे देश को जो तोड़ा जाता है। आप कमजोर हैं, पहले आप कमजोर हैं। अभी हाँ जी, अभी कमजोर। अभी तो हम 600 काल में, अभी तो हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, अभी 9 साल में अभी 9 साल ही तो हुआ भाई। अच्छा। अभी तो 9 साल का बच्चा क्या करेगा? ये तो नाच नावे आंगन टेढ़ा वाली बात हुई है। वो सुधार पा नहीं रहे हो। आपको समय पे समय चाहिए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये कोई तरीका है? आपकी तो विचारधारा मुझे ऐसी लगती है कि बच्चा पैदा हो और उसे इंजीनियर बना दिया जाए कि तू बन है भाई, उसके लिए। अरे बच्चा थोड़ी है मोदी जी। मोदी जी तो मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके लिए तो सब काम आसान है। 4 बार जब वो मुख्यमंत्री रहे तो अपने प्रदेश को बिल्कुल सुधार दिया। तो 4 बार यहाँ भी समय दीजिए ना भाई, वहाँ भी 20 साल लगा ना। अच्छा, तो 20 साल चाहिए आपको? हाँ, 20 साल चाहिए। तो इसका मतलब 20 साल के बाद राम राज स्थापित हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अच्छा, बागेश्वर के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कहते हैं ये सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो आप 20 साल क्यों मांग रहे हो? जी बिल्कुल, जब हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू राष्ट्र ही है। जिस देश की पर्वत का नाम हिंदू पे हो, जिस देश का भूगोल हिंदुत्व के ऊपर हो। लेकिन कुछ लोग जब घर में घुस जाते हैं और वो अपनी विचारधारा जमाने लग जाते हैं, अपना हक मांगने लग जाते हैं, अपने देश को टुकड़ा करने लग जाते हैं। आपने अभी पीछे देखा, क्योंकि जो सरकारें थी वो इस्लाम परस्त थी। बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ, और इस्लाम परस्त थी। ये क्या नाम है आपके, क्या नाम है इसका, दूसरे प्रधानमंत्री क्या नाम था? मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी। दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हाँ, दूसरे प्रधानमंत्री थे ना ये? प्रधानमंत्री दूसरे थे। हाँ, पहले तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ। तो ये दूसरे जो प्रधानमंत्री बने, जिन्हें हमें पहला बताया जाता है, ये किसी और धर्म से प्रवर्तित होकर के मेरे धर्म में आए। मेरे धर्म में इनकी आस्था नहीं थी। इनकी आस्था तो पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन जिन्ना और ये 2 भाई थे, इन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के हाथ से अंग्रेजों ने राज छीना है, तो हमें राजा बनना चाहिए। तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत 2 भाई अलग अलग बन गए। एक भाई पाकिस्तान ले गया गांधी जी के कारण, और दूसरा भाई
हिंदुस्तान में बन गया। हिंदुस्तान में बनने के बाद जो हमारा सबसे बड़ा मानसरोवर था, हाँ। उसको इन्होंने चाइना को सौंप दिया। सही बात। क्योंकि हमारी आस्था कमजोर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जब हम अपने धर्म के प्रति आस्था हमारी कमजोर हो जाएगी तो हमारे लोग कमजोर हो जाएंगे, हमारी देश कमजोर हो जाएगी। हाँ। तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत आपने देखा होगा, सिख को अलग कर दिया हिंदुत्व से, ईसाई को अलग कर दिया, नहीं ईसाई तो अलग, सिख को अलग कर दिया हिंदुत्व से, ये जैनियों को हिंदुत्व से अलग कर दिया, बुद्धिस्ट को हिंदुत्व से अलग कर दिया, क्योंकि हिंदुओं को खंडित करके और कुछ जातों के अंदर आरक्षण डाल दिया ताकि हम लड़ते लड़ते समाप्त हो जाएं और एक दिन इनका गजवा राज स्थापित हो जाए। लेकिन जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर कभी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सुजाम में हम। तो आज धरती पे जब विपदा आ गई, आपने अभी पीछे देखा होगा, काशी के अंदर ज्ञान वापी के अंदर भगवान शिव के मस्तक के अंदर छिद्र किया गया। तो भगवान शिव का जब त्रिनेत्र खुलता है तो विध्वंस होता है। तो आज धरती पे विध्वंस हो रहा है। जो ये पाखंडी लोग थे, ये अपने आप नग्न अवस्था में सामने आने लग गए। लोग देखने लग गए कि जिन लोगों ने इनको अपने आप पनाह दी, उनके देश को ये समाप्त कर रहे हैं। तो धीमे धीमे पहले हमें अपने घर के गद्दारों को चिन्हित करना है, उन्हें समझना है, उन्हें समझने के बाद उनका इलाज करना है। इलाज ऐसा हो कि उनके कारण कुछ गरीब, कुछ परेशान, नाजायज लोग ना मार जाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी उनको चिन्हित कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, आपका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, उनके रूप में हैं, देश को सुधार रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि भगवान कृष्ण के रूपी ये मोदी जी के बाद जो है देश का जो है सर्वमान्य नेता क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक बात मुझे बताइएगा, भगवान राम के बाद किसी को तो राज्य दिया गया, वो कृष्ण जी ने संभाल लिया। हाँ, तो मैं वही बताने चाह रहा हूँ कि जब मोदी जी हटेंगे तो उससे पहले सैकड़ों लोग दावेदार होंगे। उनमें जो सबसे बढ़िया दावेदार होगा उसको राज्य की बागडोर दे दी जाएगी। एकदम सही उत्तर। अब आप बताइए, वो 3 लोगों के नाम आप बताइए अपनी विवेक बुद्धि से कि मोदी जी के जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं। मोटा भाई जी, योगी जी और हेमंत बिस्वा जी। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी। हाँ जी। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार पहली बार से ज़्यादा सीटें जीत के आए हैं, जनता का भरपूर समर्थन है। योगी जी की जो है सिर्फ 3 खासियत बता दीजिए आप। 3 खासियत? 300 नहीं, सिर्फ 3 बता दिए, उसमें से टॉप 3, 297 छोड़ दीजिए। हाँ, 3 बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहला, कानून की व्यवस्था ठीक हुई। जी, कानून की व्यवस्था ठीक हो गई। जी, तो रिश्वत, हाँ, लोगों के अंदर जागृत हुआ कि एक ऐसा राजा है, एक ऐसा योगी है जिसके लिए सब बराबर है, सब समान है। आज मेडिकल देखिए, आज मेडिकल में खूब जम के काम हो रहा है। आप ये जहाज, ट्रेन, रेलवे, सब कुछ हिंदुस्तान में बनना स्टार्ट हो गया है। और यूपी में ही जो सबसे पिछड़ा हुआ देश राज्य था, बीमारू देश जिसको कहते थे, जिसे 2 लाख रुपए देके लोग घूमने में डर था, आज वो सरेआम चौराहों पे घूमते थे। इससे बड़ी उपलब्धि मुझे और क्या चाहिए? जी, हेलो 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 जी, हेलो। हाँ जी। योगी जी और मोदी जी भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पर कितना प्रतिशत चल रहे हैं?
जी जनाब। दंड भेद चारों अपनाया था, ये लोग भी चारों अपना रहे हैं, साम दाम दंड भेद। अच्छा, ये सही चल रहा है रामराज? बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, चल नहीं रहा है, सही अच्छा। दिशा में जा रहा है। अच्छा, रामराज की क्या परिभाषा है? राम वो परिभाषा है कि मानव के लिए सभी समाज को समान अधिकार दिया जाए, समान उनको आगे बढ़ने की रास्ते पर दिखाई जाए, और जो कुछ भी राज्य प्रशासन करता है सबके लिए समान हो, बस। तो वो हो रहा है देश और प्रदेश में? बिल्कुल हो रहा है जी, हो नहीं रहा है, शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। जी जी बताएं। जी, शुरुआत हो गई है, बताता हूँ, शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है। हाँ अच्छा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या किसी मुख्यमंत्री को अपने ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लेना नैतिकता है? हाँ जी, बिल्कुल नैतिकता है। जब कोई एक समय होता है कि जब कोई दूसरा राजा होता है, पहले राजा को उसके परिवारों को उठा के जबरदस्ती बंद कर देता है, लेकिन जनता को जब लगता है कि इसके साथ अत्याचार हुआ है तो पूरा जनता उस राजा के साथ खड़ी हो जाती है। तो आज मोदी जी के, योगी जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश एक टांग से खड़ा हो गया, यानी वो उनके साथ अत्याचार हुआ था, और अत्याचार को समाप्त करने का ही एक रास्ता होता है राजा। तो राजा योगी सबसे जी पहले- राजा हैं कि मुख्यमंत्री हैं? नहीं जी, मेरी नजर में तो राजा है। अच्छा, राजा हैं। हाँ जी, और- जनता ने सुना है, और राजा बिना ताज के राजा है। अच्छा, वो राजा हैं तो ये मोदी जी महाराजा हुए? हाँ जी, वो भी अच्छा। वो तो महाराजा नहीं, वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए। अच्छा, आज तो उन्हें अमेरिका बुला रहा है, सारे देश बुला करके अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब आप जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, राजा महाराजाओं की पद्धति में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, राजा पद्धति तंत्र होती है, जहाँ राजा को चुनने का अधिकार राज्यसभा को, या आज भी आपने देखा होगा राष्ट्रपति को चुनता कौन है? राज्यसभा। जनता नहीं चुनने जाती, तो आप उन्हें क्या कहोगे? तो उसी तरह ये हमारा जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 3 शक्तियां काम करती है। एक प्रथम शक्ति होती है मनुष्य की। कोई भी राजा का जब आचरण गंदा हो जाता है तो पब्लिक विद्रोह कर देती है। जब विद्रोह कर देती तो राजा राजपाट छोड़ के भाग जाता है। आपने कई देशों में अभी उदाहरण देखा होगा जहाँ पे जनता की भावनाओं को कुचला गया, वहां से राजा छोड़ के भागे हैं। तो यानी जब हमारे मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है तो मेरे नजर में तो राजा है। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी को राष्ट्रपति न बनाकर प्रणब मुखर्जी और मुर्मू जी को बना दिया, तो इसमें क्या उन्होंने सही किया? इसी को राम राज्य कहते हैं। अगर से आप उन्हीं को बना देते या अपने बच्चों को बना देते तो आपको कहने का मौका मिल जाता कि इन्होंने भी तो अपने गुरु को, अपने भाई को, लेकिन इन्होंने ये देखा कि आज जो मेरे गुरु हैं वो इस मुकाम पे पहुंच गए जहां बाहर बैठ करके ये मेरा मार्गदर्शक कर सकते हैं, तो उन्हें मार्गदर्शक मंडल में ला करके उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी बुराई है भाई? अच्छा, राजनाथ सिंह ने अपने लड़के को जो है विधायक बनाया, तो क्या वो गलत किया इस हिसाब से? मैं आपसे एक बात पूछूं, एक मोची का बेटा बचपन से ही अपने पिताजी के साथ मोची के दुकान पे बैठ करके काम सीखता रहा, वो बहुत अच्छा मोची हो गया। तो क्या जो बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा था उस मोची को चाहिए डॉक्टर को मोची बना दे, या जो बच्चा सीखा है उसको बना दे? राजनाथ सिंह का बेटा बचपन से ही राजनीतिक पृष्ठभूमि में पला, दलाली में लगा था, दलाली में बचपन से दलाली करता था, लोगों से पैसे लेता था, मुख्यमंत्री होने के नाते बाप के। किससे पैसा लेता था? लोगों से पैसे लेता है, मोदी जी ने डांटा है उसको बुला के। एक बात बताऊं, जब मेरे को एक कहावत याद है, मेरे पिताजी कहानी सुनाते थे। 4 ठग मिल गए एक आदमी को, उन्होंने कहा इसका बकरा छीन लेते हैं। तो जब बकरा लेके चला तो एक ठग चौराहे पे मिला, कहता भाई ये
कुत्ते का बच्चा लेके कहाँ जा रहा है? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं कुत्ता नहीं पकड़ा है। दूसरे चौराहे पे गया, दूसरा मिला, तीसरे मिला, चारों पे मिले, सबने कहा कुत्ता है। तो आदमी का यार साला कहीं कुत्ता तो नहीं है। तो ऐसे ही एक अच्छे आदमी के पीछे भी जब 100-150 आदमी झूठ बोलने लग जाते हैं तो मन भ्रमित हो जाता है। अच्छा, मोदी जी ने राजनाथ सिंह बोला- बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका बेटा बहुत योग्य है, तो योगी ने उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया? जो जिस योग्य होगा उसको उसी योग्य रखा जाएगा। तो इसका मतलब वो योग्य नहीं है। पंकज सिंह योग्य नहीं है, पंकज सिंह योग्य नहीं है। हाँ, उनके निर्णय में योग्य नहीं होंगे। अच्छा, अब भाई एक बात बताओ, आप योगी जी सीएम दावेदार नहीं थे, हाँ, लेकिन मोदी जी की नजर में वो बहुत अच्छे दावेदार थे। उनको बुलाया गया कि जी अच्छा। आप बैठ जाइए। तो भाई जिसमें काबिलियत होगी वो तो जंगल से भी ढूंढ लाएंगे। आपने देखा होगा आचार्य चना के जंगल में जाते हैं और एक बच्चे को उठा के लाके राजा बना देते हैं, क्योंकि उन